हाय गाइस, वेलकम बैक। तो आफ्टर कंप्लीटिंग चैप्टर नंबर 1 हम लोग चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर 1 के बाद 3 करने का। ठीक है, सो चैप्टर 1 अभी चैप्टर 3। ये पूरे चैप्टर में ना हमें सिर्फ 7 कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं। जैसे चैप्टर नंबर 1 में हमें 6 कॉन्सेप्ट्स पढ़ने थे, यहाँ पर हमें सिर्फ 7 कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करना है। तो 7 कॉन्सेप्ट्स कौन से हैं वो बात अलग है कि इसके अंदर भी इंटरनल पॉइंट्स होंगे। ठीक है, सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ ऑल द इंटरनल पॉइंट्स एज वेल, बट ब्रॉडली हमें सिर्फ यहाँ पर 7 पॉइंट्स पढ़ने हैं। तो पहला पॉइंट कौन सा है? स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। दूसरा है स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग। तीसरा है स्ट्रैटेजिक इंटेंट और उसके एलिमेंट्स, क्या क्या कंपोनेंट्स है उसके अंदर। फिर विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। फिर आ जाता है हमारा लास्ट वाला कॉन्सेप्ट, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मॉडल। तो ये 7 पॉइंट्स हमको पढ़ना है पूरे ये चैप्टर में। सो लेट्स स्टार्ट बच्चा। मैं चाहता हूँ कि हम लोग इससे स्टार्ट करें, स्ट्रैटेजिक इंटेंट से स्टार्ट करें, क्योंकि एक बार आपने स्ट्रैटेजिक इंटेंट से स्टार्ट किया ना तो हम लोग अपना विजन, मिशन और गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स भी कर पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। स्ट्रैटेजिक इंटेंट से शुरू करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रैटेजिक इंटेंट? स्ट्रैटेजिक इंटेंट का मतलब होता है पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वाई वी वॉन्ट टू डू दिस, वाई वी स्टार्टेड ऑफ विद द बिजनेस, हमारी सोच। तो याद रखना, स्ट्रैटेजिक इंटेंट विल फॉर्म अ फिलोसॉफिकल बेस। ये बेस बनेगा हमारे काम का। तो ये बेस के बेसिस पे, इसके बेसिस पे, इंटेंट के बेसिस पे मैं बनाऊंगा अपना विजन, मेरा सपना क्या है। एंड अभी ये चैप्टर में आपको पता चलेगा बच्चा विजन क्या होता है, मिशन क्या होता है। तो विजन मतलब क्या? जो मैं सपना देख रहा हूं कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन 20 साल बाद कैसी होनी चाहिए। बट मैं को आपको क्वेश्चन पूछना है, क्या लगता है सिर्फ सपना देखने से हो जाता है? नो, आई हैव टू वर्क टूवर्ड्स इट। तो विजन, फिर विजन के बेसिस पे क्या आएगा? मिशन। सो मैंने फ्यूचर के बारे में सोचा बट प्रेजेंट में काम नहीं किया, तो क्या मेरा सपना पूरा होगा? नो, आई नीड टू फोकस ऑन द प्रेजेंट ऑल्सो। तो मैं फ्यूचर में क्या बनना चाहता हूं, उसके लिए आज मैं क्या कर रहा हूं वो मेरे लिए जरूरी है। तो दैट इज कॉल्ड एज मिशन। एक बार आपने विजन बना दिया, एक बार आपने मिशन बना दिया, फिर आप अपने बिजनेस को डिफाइन करोगे। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस डेफिनेशन? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चा, ये आगे के चैप्टर में आने वाला है, चैप्टर नंबर 4 में। बिजनेस डेफिनेशन, आप कौन से बिजनेस में जाना चाहते हो, आप कौन से प्रोडक्ट्स बनाना चाहते हो, आप कौन से मार्केट्स को सर्व करना चाहते हो, आप कौन सा टेक्नोलॉजी पे काम करना चाहते हो, इसको बोलते हैं बिजनेस डेफिनेशन। So vision was about the future, where we want to go, where we are, what we do is present. आज क्या कर रहे हैं, that is mission. बिजनेस डेफिनेशन मतलब हम अपने बिजनेस को डिफाइन कर रहे हैं, हमारा बिजनेस क्या है, हम कौन से प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, हम कौन से मार्केट में जा रहे हैं, हम कौन सा टेक्नोलॉजी दे रहे हैं। फिर उसके बाद हमको डिसाइड करना है बिजनेस मॉडल। बिजनेस मॉडल मतलब क्या? आई एम हियर टू डू बिजनेस, तो मैं कौन सा प्रोडक्ट बेचूंगा, उसका कॉस्ट क्या होगा, उसका रेवेन्यू क्या होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बिजनेस मॉडल। मैं एक ही एग्जांपल देता हूं, यहां पर देने को तो बहुत दे सकते हैं बट ये रिवीजन बैच है ना बच्चे। तो आप मुझे बताओ, एप्पल भी टैबलेट बेचता है, वो आईपैड बोलकर। महंगे में बेचते कि सस्ते में बेचते? महंगे में बेचते। एक कंपनी थी बच्चा, आईबॉल नाम की, यू रिमेंबर? आईबॉल नाम की एक कंपनी थी, वो भी टैबलेट बनाकर बेचती थी। वो टैब्स, हम लोग टैब बोलते हैं उसको आजकल। वो कैसे बनाकर बेचती थी? सस्ते में बनाकर बेचती थी। तो आप मुझे बताओ, 2 कंपनीज डूइंग द सेम बिजनेस, टैब बनाकर बेच रहे, वो हैंडी, बरोबर कि नहीं? एक महंगे में बेच रहा है, एक सस्ते में बेच रहा है। एक बड़े ऑडियंस को टारगेट करना चाहता है, एक बोलता है नहीं मेरे को सबको अपना प्रोडक्ट नहीं बेचना। तो ये उनका क्या है? बिजनेस मॉडल, कि वो पैसे कैसे कमाएंगे। हु आर द टारगेट कस्टमर्स, व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, व्हाट विल बी द कॉस्ट प्राइस, व्हाट विल बी द प्रॉफिट एलिमेंट, ये सब जो करते हैं उसको बोलते हैं बिजनेस मॉडल। आपका बिजनेस मॉडल कैसा है? आपका आइडिया कितना भी अच्छा हो बट आपका पैसा नहीं कमा के मिलेगा तो फायदा क्या? इसलिए सब लोग बोलते हैं बिजनेस मॉडल क्या है आपका। हाउ विल यू अर्न रेवेन्यू, हाउ कैन वी इन्वेस्ट इन योर कंपनी। आपका बिजनेस मॉडल मुझे ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा नहीं कमाएंगे तो मैं आप में इन्वेस्ट क्यों करूं, बरोबर कि नहीं? सो फिलोसॉफिकल बेस क्या था हमारा? इंटेंट।
इंटेंट के बेसिस पे क्या बनाया? सपना, विजन, फ्यूचर में मैं कैसा कंपनी बनना चाहता हूं, प्रेजेंट में मैं उसके लिए क्या कर रहा हूं, व्हाट वी डू, हु वी आर, व्हाट वी डू। फिर बिजनेस को डिफाइन किया, फिर बिजनेस मॉडल बनाया, और ये सब करने के बाद मैंने अपना क्या सेट किया? छोटा छोटा टारगेट, छोटा छोटा गोल्स सेट किया, छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव सेट किया। इसको हम क्या बोलते हैं? गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो ये 5 एलिमेंट्स है बच्चा आपके स्ट्रैटेजिक इंटेंट के। कितने एलिमेंट्स है? 5। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड बच्चा स्ट्रैटेजिक इंटेंट होता क्या है। अगेन, स्ट्रैटेजिक इंटेंट, the intentions with which the organizational managers will plan the future course of action is known as strategic intent. Strategic intent is the base of all activity. मैंने बोला ना बच्चा, वो philosophical base बनता है। कोई भी काम करने के पहले हमने ये काम क्यों करना है, हमने ये कंपनी क्यों शुरू की, what was the purpose behind this, and every manager at all levels is doing to achieve organizational goals. Senior managers must define what they want to do, करना क्या है, and क्यों करना है, why they want to do। और ये जो why है ना बच्चा, why, ये why ही हमारा strategic intent है। क्या करना है नहीं, क्यों करना है, क्यों, why, और ये why ही हमारा क्या है? strategic intent। This why they want to do underlines the end result that is likely to be achieved through what they want to do. The end result is referred to as strategic intent. I hope you understood this. क्या करना है? Strategic intent is understood to be the philosophical base. एंड स्ट्रैटेजी इंटेंट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ, आप विजन बनाओगे, मिशन बनाओगे, ये कॉर्पोरेट लेवल पे होगा, बरोबर। फिर बिजनेस डेफिनेशन और बिजनेस मॉडल कहां पर होगा? बिजनेस लेवल पे होगा। और गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स कहां पर होगा? फंक्शनल लेवल पे होगा। तो आप देखो जरा बच्चा, ये डायग्राम देखो, और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रैटेजिक इंटेंट, देखो ये क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन आता है ना, तो आपको ये डायग्राम बना कर आना है। कलरफुल मत बनाना, इतना टाइम नहीं है अपने पास, राइट। कलरफुल मत बनाना, बट ये सर्कुलर बलून टाइप बना के आना, ठीक है। एक बार देखो बच्चा, ये हमारा इंटेंट है, आई होप यू ऑल कैन सी दिस, राइट। फिर उसके बाद क्या आएगा? विजन, फिर क्या आएगा? मिशन, फिर आएगा बिजनेस डेफिनेशन, बिजनेस मॉडल, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, बरोबर। तो ये दोनों विजन और मिशन कहां पर बनता है? कॉर्पोरेट लेवल पे। बिजनेस डेफिनेशन, बिजनेस मॉडल कहां पर बनता है? बिजनेस लेवल पे। और गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स कहां पर बनता है? फंक्शनल लेवल पे। अभी थोड़ा थोड़ा सबके बारे में लिखा है, और ये आपको लिख कर आना है। मैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हाईलाइट कर रहा हूं, ये आपको याद करना है, रिपीटेटिवली इसको याद करना है, और ये आपको पेपर में लिखना पड़ेगा। सो विजन इंप्लाइज, क्या होता है विजन? Blueprint of the company's profit. It is blueprint of company's future position. So क्या होता है विजन? विजन is blueprint of company's future position. It describes where the organization wants to land. कहां पहुंचना चाहता हूं मैं, कहां आज से 20 साल बाद पहुंचना चाहता हूं। It represents the organization's aspiration, मेरी क्या इच्छा है, and it provides a glance of what the organization would like to become in future. तो हर कोई मेरे ऑर्गेनाइजेशन में टॉप मैनेजमेंट से लेकर मिडल लेवल, लोअर लेवल, एम्प्लॉइज, वर्क, एवरीबडी शुड नो कि मेरा सपना क्या है। सो एवरी सब सिस्टम मतलब हर कोई, हमारे ऑर्गेनाइजेशन से जो भी जुड़ा हुआ है, वो सब ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज रिक्वायर्ड टू फॉलो इट्स विजन। मिशन, देखो विजन क्या था बच्चा? माई एस्पिरेशन फॉर द फ्यूचर, वॉट आई वॉन्ट टू बिकम, वेयर वी वॉन्ट टू लैंड, ये मेरा सपना है, बरोबर। आज उसके लिए क्या करो? क्या सपना देख के सो जाओ वापस? कैन दिस बी राइट? सिर्फ सपना देखने का, कुछ काम नहीं करने का, तो वो सपना ही रह जाएगा।
बरोबर, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सो मिशन क्या होता है? इट एक्सप्लेन्स द रीजन फॉर द एग्जिस्टेंस, इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ये, मिशन विल एक्सप्लेन द रीजन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्म इन द सोसाइटी, बरोबर। इट डिफाइंस द प्रेजेंट कैपेबिलिटीज, एक्टिविटीज, कस्टमर फोकस एंड रोल इन द सोसाइटी। आज आप क्या कर रहे हो? आज what you are doing today, what sort of activities you are carrying out today। फिर आ जाता है मेरा बिजनेस डेफिनेशन। ये बिजनेस डेफिनेशन है बच्चा चैप्टर नंबर 4 में आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये क्या होता है? दे एक्सप्लेन्स द बिजनेस अंडरटेकन बाय द फर्म, मतलब वो कैसे कस्टमर्स के नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट बनाकर, कौन से मार्केट को वो सर्व करना चाहते हैं, जोग्राफिकल लोकेशन, कौन से टेक्नोलॉजी पे काम करना चाहते हैं। विद द हेल्प ऑफ द बिजनेस डिसीजन वन कैन एसर्टेन द बिजनेस चॉइसेस। जैसे मैंने लेक्चर्स में एग्जांपल दिए थे आपको कि अगर मैं गाड़ी बनाने वाली कंपनी हूं तो मैंने पहले पेट्रोल की गाड़ी बनाई, फिर मैंने समय के साथ साथ डीजल की गाड़ी बनाई, फिर जैसे जैसे समय बदला सीएनजी की गाड़ी बनाई, और अभी अगर मैंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नहीं बनाया तो यस, आई होप आप समझ गए बच्चा। तो उसके हिसाब से मुझे ऑर्गेनाइजेशन का क्या करना पड़ सकता है? रीस्ट्रक्चरिंग। तो अभी तक सिर्फ मेरे पास पेट्रोल कार डिवीजन था, फिर मैंने डीजल कार डिवीजन बनाया, फिर मैंने सीएनजी कार डिवीजन बनाया, अभी मेरे को इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए अलग डिवीजन बनाना पड़ेगा, बरोबर कि नहीं? तो ऑर्गेनाइजेशन का रीस्ट्रक्चरिंग होगा कि नहीं? हो सकता है। इसीलिए सो जैसे आपका बिजनेस का डेफिनेशन वैसे आपके ऑर्गेनाइजेशन का रीस्ट्रक्चरिंग हो सकता है। यू मे हैव टू चेंज द स्ट्रक्चर, एक अलग डिवीजन बनाना पड़ेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। फिर आ जाता है हमारा बिजनेस मॉडल। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस मॉडल? जैसे मैंने बोला, अल्टीमेटली आप पैसे कैसे कमाओगे? एक कंपनी महंगा फोन बेचकर पैसे कमा रहा है, एक कंपनी सस्ता फोन बेच के कमा रहा है। हाउ आर यू गोइंग टू अर्न रेवेन्यू? हाउ आर यू गोइंग टू जनरेट प्रॉफिट्स? implies the strategy for effective operations of the business according to the sources of income, customer base, financial details। ये सेंटेंस इंपॉर्टेंट है बच्चा, दिस सेंटेंस इज इंपॉर्टेंट। इसी का मैंने एग्जांपल दिया था, वो आईफोन का मतलब आई टैबलेट का, आईपैड का और आईबॉल के टैबलेट का। Rival firms operating in the same industry will rely on the different business models for their strategic choice। तो कोई बोलेगा मैं सस्ते में बनाकर ज्यादा लोगों को बेचूंगा, एक बोलेगा नहीं नहीं भाई मैं कुछ लोगों को ही बेचूंगा बट महंगे में बेचूंगा। एंड फिर आ जाता है बच्चा हमारा नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट वाला पॉइंट है बच्चा ये गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। क्या होता है गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स? हमारा परफॉर्मेंस का मेजर करने का तरीका। सो दीज आर द बेसिस फॉर द मेजरमेंट। अभी तक जो भी बात किया ना बच्चा वो सपने के बारे में बात किया, अभी क्या कर रहा हूं, व्हाट विल बी माय बिजनेस, हाउ एम आई गोइंग टू जनरेट द रेवेन्यू। एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करने का स्टेप ये है। सो गोल्स आर द एंड रिजल्ट्स। I want to increase my revenue by 5%. I want to increase my revenue that the organizations attempts to achieve. I want to increase my market share. On the other hand, objectives are time based measurable targets. Okay, objective क्या है? Specific। ये क्वार्टर में मुझे 2% से इंक्रीज करके चाहिए अपना प्रॉफिट्स, ये क्वार्टर में मुझे रेवेन्यू इंक्रीज करके चाहिए 5% से, ये क्वार्टर में मेरे को मेरा कॉस्ट कम करना है, मुझे ये क्वार्टर में मुझे 5% से वेस्टेज को रिड्यूस करना है। स्पेसिफिक टाइम के हिसाब से जोड़ दिया मैंने। क्वार्टर मींस 3 मंथ्स। 3 मंथ्स में आई वांट टू सी द परफॉर्मेंस, आई वांट टू मेजर माय परफॉर्मेंस। ऑब्जेक्टिव है ये, ठीक है, विच हेल्प इन द अकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल्स। These are the end results which are to be attained with the help of the overall plan over a particular period। तो goals and objectives क्या है? आपका basis of measurement है। In no distinction is made between goals and objectives and both the terms are used interchangeably। तो आज के टाइम पे लोग इसको interchangeably यूज करते हैं, goals को objective goals बोलते हैं, but there is a slight difference, right? अब कंक्लूजन देखो बच्चा, जो मैंने बोला ना वही है। क्या बोला था मैंने कि ये विजन, मिशन, बिजनेस डेफिनेशन, बिजनेस मॉडल, ये सब तो हम लोग बातें कर रहे हैं।
एक्चुअल हम अपना काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कितना रिजल्ट्स आ रहा है, वो कहाँ से पता चलता है आपको? वो आपको पता चलता है आपके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव से। द विजन, मिशन, बिजनेस डेफिनेशन, बिजनेस मॉडल विल एक्सप्लेन द फिलॉसफी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि हमारी सोच क्या है, बट हम कर क्या रहे हैं। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स विल रिप्रेजेंट द रिजल्ट्स टू बी अचीव्ड इन मल्टीपल एरियाज ऑफ, हम क्या करना चाहते हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, ये बताता है क्या हमारा गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। सो बच्चा, विद दिस हम लोगों ने ये पहला एस्पेक्ट कंप्लीट कर लिया। ये एक ऐसा क्वेश्चन है ना बच्चा, जो अगर एग्जाम में आया तो आपको ये डायग्राम भी बनाना पड़ेगा और ये 5 पॉइंट लिखना पड़ेगा। मैंने ये सबसे पहले क्यों पढ़ाया, क्योंकि इसके ही बेसिस पे ना इंस्टीट्यूट आपको 3 और क्वेश्चंस पूछ सकता है। जैसे इफ यू रिमेंबर, वन ऑफ द एलिमेंट्स वाज विजन, तो अभी विजन पे एक स्पेसिफिक 3 अलग अलग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, वो डेफिनेशन, एसेंशियल्स, एलिमेंट्स। फिर वैसे ही मिशन पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं अलग। फिर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स पे भी एक उनका क्वेश्चन है, कैरेक्टरिस्टिक, वो भी पूछ सकते हैं। तो इसीलिए मैंने पहले एलिमेंट्स पढ़ाया आपको, अलग अलग एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रैटेजिक इंटेंट, ताकि अभी मैं वो टॉपिक ओपन कर सकूं आपके सामने। कौन सा टॉपिक? विजन। सो लेट्स स्टार्ट विथ विजन। अभी व्हाट डू यू मीन बाय विजन? अगर मैं बोलूं आपको कि विजन का मतलब क्या होता है, तो जैसे मैंने बताया बच्चा, विजन क्या होता है कि कंपनी फ्यूचर में कहां पर पहुंचना चाहती है, वेयर द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू लैंड इन फ्यूचर। सो हम एक रोड मैप बना रहे हैं, एक रास्ता बना रहे हैं कि आज से 20 साल के बाद हम कहां पहुंचना चाहते हैं, वेयर वी वांट टू गो, वेयर वी वांट टू रीच 20 years from now. So we are trying to prepare a road map for the company's future. यही है विजन, ये फ्यूचर की बात करेगा। और स्ट्रैटेजिक विजन, देखो ये वर्ड लिखा है, रोड मैप ऑफ कंपनीज फ्यूचर। किस चीजों में कंपनी कौन सा टेक्नोलॉजी पे काम करना चाहती है, कंपनी कौन से कस्टमर के पॉइंट को, कौन से ऐसे प्रॉब्लम को वो सॉल्व करना चाहती है, कस्टमर फोकस, कौन से ज्योग्राफिकल लोकेशन में कौन सा प्रोडक्ट मार्केट वो परसू करना चाहती है, ये सब बातें हम लोग बताते हैं अपने विजन में। वापस, व्हाट इज विजन? कंपनी का रोड मैप है अबाउट द फ्यूचर, बरोबर कि नहीं? इट गिव स्पेसिफिक अबाउट व्हाट, कौन सा टेक्नोलॉजी यूज करना, कस्टमर फोकस, प्रोडक्ट, ज्योग्राफी, बरोबर। इट इंप्लाइज द ब्लूप्रिंट ऑफ द कंपनीज फ्यूचर पोजीशन। इफ यू रिमेंबर, वो ऊपर भी था बच्चा, ऊपर जब हम लोग ने एलिमेंट्स पढ़ा था ये तभी हो गया था। तो दिस इज अ रिविजन, वेयर वी आर गोइंग, अ स्ट्रैटेजिक विजन विल शो वेयर वी आर गोइंग, हम जा कहां रहे हैं एंड हमें कहां पहुंचना है, वेयर वी वांट टू लैंड, और एवरी सब सिस्टम मस्ट फॉलो इट्स विजन। तो बच्चा ये जो डेफिनेशन है ना, ये नया पार्ट है बस, बाकी ये पार्ट तो ना वहीं पर था, कहां पर, पहले भी पढ़ा था आपने। तो आपको डेफिनेशन ये याद करना है मेरे साथ, ठीक है? सो मेक श्योर यू रिमेंबर दिस डेफिनेशन। अभी इसमें और 2 क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं इंस्टीट्यूट, एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रैटेजिक विजन, या तो एलिमेंट्स पूछेंगे या वो एसेंशियल्स पूछेंगे। एलिमेंट्स पूछा, एलिमेंट्स पूछा मतलब क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकता है आपके विजन में। तो सबसे पहले ना बच्चा, यू विल हैव टू, वंस यू हैव अ विजन, यू विल हैव टू कम अप विद अ विजन स्टेटमेंट। सिर्फ विजन बना के मतलब नहीं है, विजन के बाद आपको मिशन भी बनाना पड़ेगा। सो ये उसका एलिमेंट है कि आपको मिशन भी बनाना पड़ेगा, और वो मिशन क्या बताना चाहिए, हु वी आर, वेयर वी आर नाउ। ठीक है, मेरा सपना है कि मैं 20 साल बाद क्या करना चाहता हूं, उसके लिए आज मैं क्या कर रहा हूं, आज मैं कौन हूं और अभी मैं क्या कर रहा हूं। फिर ये मिशन स्टेटमेंट को इस्तेमाल करके मैं लॉन्ग टर्म में कहां पहुंचना है मुझे, वेयर वी आर गोइंग, और इसको कम्युनिकेट करना है। सो मैं लॉन्ग टर्म डिसीजंस लूंगा, अभी कहां पर हूं, अभी कहां जा रहा हूं, उसके बेसिस पे क्या मेरा सपना अचीव होगा, ये एलिमेंट्स है। एंड लास्ट, कम्युनिकेटिंग द स्ट्रैटेजिक विजन इन क्लियर एक्साइटिंग टर्म्स। जब तक देखो मेरा सपना है,
अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन के टॉप मैनेजमेंट का सपना है, एम्प्लॉयज बोलेंगे ना मुझे क्या, ये तो इसका सपना है, मेरे को क्या। बट जब तक हर एक एम्प्लॉय को, हर एक वर्कर को नहीं लगे नहीं ये कुछ ऐसा कर रहा है जो हम सब के लिए बहुत अच्छा है, तो डोंट यू थिंक सो इवन दे विल बी फीलिंग पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, दे विल बी वांटिंग टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। वो भी आपके सपने में पार्ट लेना चाहेंगे, इवन दे वांट टू बी द पार्ट ऑफ योर ड्रीम। तो हम सबको कॉलेक्टिवली काम करना है, इसीलिए वो एक्साइटिंग टर्म्स में आपको उनको बताना पड़ेगा, कम्युनिकेटिंग दिस इन अ वेरी क्लियर, प्रिसाइज, एक्साइटिंग टर्म्स विथ ऑल, सबको बताना है, जिससे क्या हो, लोग इंस्पायर हो जाएं, हर कोई इंस्पायर हो जाए। तो ये था हमारा एलिमेंट्स। तो 3 एलिमेंट्स। विजन बनाया तो तुरंत आपको क्या बनाना चाहिए, विजन के बाद आपको तुरंत मिशन स्टेटमेंट पे काम करना चाहिए, जो कि क्या बताएगा, वेयर वी आर, व्हाट वी डू, ये बताएगा। फिर उसके बाद आपको डिसीजंस लेने पड़ेंगे कि ये मैं काम करके क्या मैं आगे सही दिशा में चल रहा हूं, वेयर वी आर गोइंग, एंड फिर मुझे क्लियर एंड एक्साइटिंग टर्म्स में ये सबको एक्सप्रेस करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। फिर आ जाता है एसेंशियल्स ऑफ स्ट्रैटेजिक विजन, कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन को विजन बनाना है तो आप कौन सी बातों का ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले ना, यू विल हैव टू थिंक क्रिएटिवली अबाउट हाउ टू प्रिपेयर फॉर द कंपनीज फ्यूचर। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपने किसी और का कॉपी कर लिया। अगर आपको विजन बनाना है, वो आपका सपना है, आपका सपना और किसी और कंपनी का सपना सेम हो सकता है क्या? नहीं, आपका सपना यूनिक होना चाहिए, इट शुड बी योर्स। सो यू शुड थिंक क्रिएटिवली, आपको क्रिएटिवली सोचना पड़ेगा उसके बारे में। फिर उसके बाद ये करने के लिए ना आपको अपना एंटरप्रेन्योरशिप दिमाग लगाना पड़ेगा, इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप जैसा सोचना पड़ेगा आपको। सो फॉर फॉर्मिंग अ स्ट्रैटेजिक विजन, इट इज एन एक्सरसाइज ऑफ इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप। A well articulated strategic vision will create enthusiasm, वो जोश लेकर आ जाएगा लोगों में। अगर आपने इतना अच्छा सपना क्राफ्ट कर दिया और बता दिया उनको, कम्युनिकेट कर दिया, तो वो जोश में आ जाएंगे, एंथुजियाज्म में आ जाएंगे और वो आपके लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। It will create enthusiasm amongst the members of the organization. And last, best worded vision statement will enhance the direction in which the organization is headed. तो आपका रास्ता और क्लियर होते जाएगा। शायद जो आप 20 साल में पहुंचना चाहते थे वो 15 साल में आप पहुंच जाएंगे, आप जल्दी अपने विजन को अचीव कर पाए। तो ये था हमारा विजन गाइस। तो ये विजन में याद रखना बच्चा, वी हैव 3 सेपरेट क्वेश्चंस, एक है डेफिनेशन, एक है एसेंशियल्स और एक है एलिमेंट्स। नाउ वी टॉक अबाउट मिशन। देखो विजन क्या था, फ्यूचर की बात था, बट फ्यूचर की बात करना, प्रेजेंट में काम नहीं करूं तो अचीव होगा क्या फ्यूचर? नो, आपको प्रेजेंट पे भी काम करना पड़ेगा। सो ये प्रेजेंट की बात करता है। देखो क्या लिखा है, इज फोकस्ड ऑन, देखो इज फोकस्ड ऑन व्हाट, प्रेजेंट बिजनेस, एंड आंसर्स द क्वेश्चन हु वी आर, व्हाट वी डू, हम कौन है, हम क्या काम कर रहे हैं अभी। तो वो किसकी बात करता है? प्रेजेंट कैपेबिलिटीज की बात करता है, कस्टमर फोकस की बात करता है, एक्टिविटीज की बात करता है और बिजनेस मेकअप की बात करता है। बरोबर कि नहीं? यस। अभी ना यहां पर बच्चा आपको 2 क्वेश्चंस पूछ सकता है इंस्टीट्यूट। व्हाई एन ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ मिशन, व्हाई, और दूसरा व्हाट आर द पॉइंट्स और टिप्स टू बी कंसिडर्ड फॉर राइटिंग मिशन स्टेटमेंट। तो ये 2 क्वेश्चंस आपको इंस्टीट्यूट पूछ सकते हैं। डेफिनेशन भी लिखना है, ये भी लिखना है, ठीक है। व्हाई, अगर आपने मिशन स्टेटमेंट बनाया तो आपके ऑर्गेनाइजेशन को एक प्रॉपर सपोर्ट मिलेगा, डायरेक्शन मिलेगा, पर्पस मिलेगा कि यस हमारा सपना ये है, सपने को अचीव करने के लिए हमारे पास क्या है, ये रास्ता है। सो दिस विल बी एंश्योर यूनानिमिटी ऑफ पर्पस, सब लोग एक ही डायरेक्शन में सोच रहे। ऐसा नहीं है कि कोई एम्प्लॉय को पता ही नहीं है सपना क्या है, मिशन क्या है, कुछ नहीं पता, वो काम कर रहा है, बस सबको पता है, हर मैनेजर को पता है। तो क्या कोई खराब क्वालिटी का प्रोडक्ट बनेगा क्या? खराब क्वालिटी का रॉ मटेरियल आएगा क्या? कस्टमर को हम अच्छा सर्विस नहीं देंगे? देना पड़ेगा। डेवलप अ बेसिस और स्टैंडर्ड
तो आपके जो भी ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्सेज आएंगे आप उसके बेसिस पे करोगे कि मेरा मिशन ये है कि प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट विच डज नॉट हार्म द एनवायरनमेंट। तो आपका रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश गुड्स तक सब कुछ ऐसा प्रोडक्ट होगा जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो। मोटिवेट भी करेगा कि सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, जो भी मेरे ऑर्गेनाइजेशन का रिसोर्सेज है उसको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, कोई भी रिसोर्सेज को वेस्ट ना किया जाए, कोई भी खराब क्वालिटी का रिसोर्सेज ना यूज किया जाए। एस्टैब्लिश अ जनरल टोन, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में सब लोग एक ही डायरेक्शन में चलेंगे तो सबका माहौल ऑर्गेनाइजेशन में कॉम्पिटिटिव एनर्जेटिक एनवायरनमेंट होगा। ये एक इंपॉर्टेंट फोकल पॉइंट के जैसा सर्व करता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या करना है। अगर उसके लिए मुझे चेंजेस लाना पड़ेगा तो मैं चेंजेस भी लेकर आ जाऊंगा। इफ समथिंग इज नॉट मैचिंग माय मिशन स्टेटमेंट आई विल चेंज दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी। It facilitates the translation of objective and goals involving the assignment of task and responsibility of elements within the organization। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने मिशन स्टेटमेंट बनाया तभी मैं ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स बना पाऊंगा, वरना अगर मैंने विजन ही बनाया है सिर्फ मिशन ही नहीं बनाया तो मैं ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स कैसे सेट करूं। तो मैंने मिशन बनाया तो मुझे पता है कि यस वो मिशन अभी मेरा है, मेरा सपना है, तो वो सपने को अचीव करने के लिए अभी क्या टारगेट होना चाहिए। एंड टू स्पेसिफाई द ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस एंड ट्रांसलेशन ऑफ दीज पर्पसेस इनटू गोल्स। तो कैसे मैं ये जो मैंने पर्पसेस बनाए हैं कैसे ये गोल्स को मैं कन्वर्ट कर सकता हूं बेस्ट पॉसिबल मैनर में। तो ये था हमारा व्हाई एन ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ मिशन। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा ये, व्हाट आर द पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल राइटिंग अ मिशन स्टेट। तो कौन सी बातों पे आपको ध्यान देना चाहिए। सबसे पहला, अगर आप मिशन स्टेटमेंट बना रहे हो ना तो ये आपके ऑर्गेनाइजेशन को स्पेशल आइडेंटिटी देना चाहिए। देखो लिखा है वन ऑफ द रोल्स ऑफ मिशन स्टेटमेंट इज टू गिव द ऑर्गेनाइजेशन इट्स ओन स्पेशल आइडेंटिटी। ऐसा कुछ जो आपको आपके कॉम्पिटिटर से अलग कर दे, आपको आपके कॉम्पिटिटर से अलग कर दे। कंपनी का मिशन स्टेटमेंट बताना चाहिए कि वो कौन से जरूरत को पूरा कर रहा है, कस्टमर के कौन से जरूरत को वो पूरा कर रहा है, सोसाइटी के कौन से जरूरत को वो पूरा कर रहा है। मिशन स्टेटमेंट ऐसा होना चाहिए। मिशन स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, किसी का कॉपी नहीं किया होना चाहिए। जैसे विजन इन कॉपी नहीं करना चाहिए, इट शुड बी योर ओन, ये भी किसी का कॉपी नहीं करना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। एंड ऑलवेज रिमेंबर बच्चा, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस पैसे कमाने के लिए काम करते हैं बट वो मिशन में कभी नहीं बोलना होता है। द मिशन ऑफ अ कंपनी शुड नॉट बी टू मेक प्रॉफिट। ऑलवेज रिमेंबर बच्चा, लोग बोलते हैं प्रॉफिट्स इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द थिंग्स दैट यू डू। If you are doing the work genuinely, कस्टमर्स को अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हो, कस्टमर्स को अच्छा सर्विसेज दे रहे हो, कस्टमर्स आर हैप्पी, प्रॉफिट्स विल कम। अगर आपका इंटेंशन अच्छा है, आपका बिजनेस अच्छा है, आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो आपको प्रॉफिट्स भी होगा। सो आपको मिशन स्टेटमेंट में कभी भी प्रॉफिट्स के बारे में बात ही नहीं करना है। आपको यह देखना है कि मैं कस्टमर को बेटर सर्विसेज कैसे दे सकूं, कस्टमर को सेटिस्फाई कैसे करूं। बरोबर। तो ये था बच्चा हमारा क्या, ये था हमारा मिशन। सो विजन भी हो गया, मिशन भी हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट कंपोनेंट। फिर हमारा ये जो पार्ट है ना ये पूरा बड़ा सा पार्ट हो जाएगा। सो लास्ट वाला ये वाला पार्ट है गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। जैसे मैंने पहले भी बताया बच्चा, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होता क्या है। गोल्स आर द एंड रिजल्ट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या होगा, स्पेसिफाइड टाइम मेजरेबल टारगेट्स। क्वार्टरली बेसिस पे मैं अपने परफॉर्मेंसेस ऑब्जेक्टिव सेट कर रहा हूं। गोल तो ठीक है, ये साल में मुझे अपने रेवेन्यूज इंक्रीज करना है, बरोबर, ये क्वार्टर में कितना। सो business organizations will translate their vision and mission into goals and objectives. Goals are the end results. Goals are open-ended and denote the future states or outcome. तो ये अभी तक goals की बात किया। अभी objective क्या होता है? Objectives are time-based measurable targets.
बरोबर की नहीं? ऑब्जेक्टिव्स आर क्लोज एंडेड एंड आर एक्सप्रेस्ड इन प्रिसाइज एंड स्पेसिफिक टर्म्स। तो प्रिसाइसली आपको स्पेसिफिकली बोलना पड़ेगा, ये क्वार्टर में 5%, क्वार्टर मतलब 3 महीने, तो 3 महीने में 5% से रेवेन्यू इंक्रीज करना है मुझे। सो ये कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चा, ये देखो लिखा है 10 ऑब्जेक्टिव्स आर मोर स्पेसिफिक एंड ट्रांसलेट टू गोल्स टू बोथ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। तो आगे आप देखोगे कि 2 टाइप का गोल्स हो सकता है बच्चा, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स एंड शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स। तो 2 से 5 साल का होगा उसको लॉन्ग टर्म बोलेंगे, और जो 2 साल से कम का होगा उसको बोलेंगे शॉर्ट टर्म। ठीक है, आगे देखेंगे वो, डोंट वरी। तो गाइस गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स पढ़ रहे थे, तो अभी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स? क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं, राइट? तो ऑब्जेक्टिव्स का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है? सबसे पहला तो इट शुड डिफाइन द ऑर्गेनाइजेशंस रिलेशनशिप विद द एनवायरनमेंट। इसका मतलब क्या होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके ऑर्गेनाइजेशन में अभी आपको पता है कि यू आर ट्राइंग टू डू R&D फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो इनिशियली वेरी फ्यू कंपनीज हैव स्टार्टेड एंटरिंग इनटू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो आप भी वैसे ही बाकी लोगों का देख कर क्या करने की कोशिश कर रहे हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे काम कर रहे हो। सो इनिशियली आपका भी जो टारगेट होना चाहिए, आपका भी जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी डिपेंडेंट ऑन द अदर फैक्टर्स कि कस्टमर्स को डिमांड आ रहा है क्या हमारे कस्टमर्स को ये टेक्नोलॉजी की गाड़ी ये प्राइस रेंज में पसंद आ रही है क्या, आपको ये सब ध्यान देना चाहिए। सो इट शुड डिफाइन द ऑर्गेनाइजेशंस रिलेशनशिप विद द एनवायरनमेंट। तो जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव और एनवायरनमेंट के बीच में सिंक है कि नहीं। ऑब्जेक्टिव शुड बी फैसिलिटेटिव टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ आवर मिशन एंड पर्पस। तो हमारा जो भी मिशन है, पर्पस है, उसको अचीव करने में मदद करना चाहिए हमारा ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए? शुड बी मेजरेबल एंड कंट्रोलेबल। हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को मेजर कर सके, हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को कंट्रोल कर सके। क्योंकि अगर आप मेजर नहीं कर पाओगे तो आपको पता नहीं चलेगा हमने अच्छा किया है नहीं किया है। सो समथिंग विच यू कैन नॉट मेजर, यू विल नॉट बी एबल टू से वेदर यू डिड वेल, वेदर यू डिड नॉट परफॉर्म वेल। इट शुड प्रोवाइड द बेसिस फॉर स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग। ऑब्जेक्टिव्स आपके डिसीजन मेकिंग में मदद करना चाहिए, स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग में आपको मदद करने आना चाहिए। इट शुड प्रोवाइड स्टैंडर्ड फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल। अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया, अगर आपने टारगेट्स अचीव किया, आपने अगर अपने गोल्स अचीव किए हैं, तो आपको सैलरी में इंसेंटिव भी मिलेगा, बोनस भी मिलेगा, हाइक भी मिलेगा। तो अगर आपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव किया तो इट शुड प्रोवाइड द बेसिस फॉर स्टैंडर्ड्स फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो आपने काम सही किया नहीं किया, मैं कैसे पता लगेगा कि आपने अपना ऑब्जेक्टिव्स अचीव किया है? वो मैं देखूंगा और डिसाइड करूंगा। इट शुड बी कॉन्क्रीट एंड स्पेसिफिक। जो भी आप ऑब्जेक्टिव बनाओगे ना, स्पेसिफिक होना चाहिए। 3 महीने में मेरे को 5% से अपना रेवेन्यू लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में बढ़ाकर चाहिए, इंक्रीज करना है। इट शुड बी रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। टाइम बाउंड होना चाहिए, जैसे मैंने बोला 3 मंथ्स। स्पेसिफिक भी है, टाइम बाउंड भी है, मेजरेबल भी है। चैलेंजिंग होना चाहिए। अगर इजीली कोई अचीव कर पाएगा तो फिर वो नेक्स्ट टाइम इतना मोटिवेटेड नहीं रहेगा, उसको भी मजा नहीं आएगा। तो ऐसा होना चाहिए कि मुझे कुछ अचीव, सेंस ऑफ अचीवमेंट लगना चाहिए। यस, आई हैव डन समथिंग विच एवरीबडी थॉट वी विल नॉट बी एबल टू डू। तो ऑब्जेक्टिव ऐसा होना चाहिए जो हमें चैलेंज करे, राइट। इट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव शुड कोरिलेट विथ ईच अदर। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के जो डिपार्टमेंट है वो एक दूसरे से ऑब्जेक्टिव मैच करना चाहिए। तो अगर सेल्स डिपार्टमेंट बोल रहा है कि हमारा ऑब्जेक्टिव है सेल्स इंक्रीज करना, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए प्रोडक्शन इंक्रीज करना। तो एक दूसरे से मैच होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव शुड बी सेट विद इन द स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो जो भी आप ऑब्जेक्टिव सेट करोगे वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को देखकर, सोचकर, समझकर, जैसे मैंने पॉइंट नंबर 1 बोला था, इट शुड बी इन रिलेशन विद एनवायरनमेंट, वैसे इट शुड बी इन रिलेशन टू द रिसोर्सेज दैट यू हैव। अगर आपके पास पैसे नहीं है ज्यादा तो आप R&D करने के लिए ज्यादा पैसे नहीं दे सकते। तो इट्स बेटर दैट यू डिले दिस बाय 6 months until and unless you arrange some money। तो आप ऑब्जेक्टिव ऐसे ही सेट करो जितना आपके पास रिसोर्सेज। मार्केटिंग का ज्यादा बजट नहीं है तो आप मार्केटिंग नहीं कर पाओगे ज्यादा, राइट। सो दिस वाज योर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स
फिर आ जाता है लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। सो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव में क्या होगा, व्हाट विल बी लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव? लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव मतलब ऐसा ऑब्जेक्टिव जो 2 से 5 साल का हो। कितना हो? 2 से 5 साल का। टू अचीव द लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी द स्ट्रैटेजिक प्लानर कॉमनली एस्टैब्लिश लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। तो कौन से लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं बच्चा? ये 7 कैटेगरीज है जहां पर हो सकते हैं मेरा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। दिस इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस कि ऐसे जगह पर कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो 2 साल से ज़्यादा का होता है। प्रॉफिटेबिलिटी कमाना है, हमारा कॉम्पिटिटिव पोजीशन इंप्रूव होना चाहिए, हमारा एम्प्लॉयज़ के साथ, लेबर यूनियन के साथ अच्छा रिलेशन होना चाहिए लॉन्ग रन में। तो ये सब हमारा ऑब्जेक्टिव्स हैं। और शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या होगा? जो विद इन 2 ईयर्स इमीजिएटली मुझे जो ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना है। शॉर्ट रेंज ऑब्जेक्टिव्स दैट सर्व एज अ स्टेप टुवर्ड्स अचीविंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। तो जो भी शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स मुझे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में मदद कर रहा है। बाय स्पेलिंग आउट द शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस टारगेट्स, मैनेजमेंट इंडिकेट्स द स्पीड एट विच द लॉन्ग रेंज टारगेट्स आर टू बी अप्रोच्ड। तो मैंने शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स भी दे दिया। इमेजिन अगर मैं सिर्फ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव दूंगा आपको, तब बोलोगे ना अरे 2 साल में अचीव करना ना, कर लेंगे। बट अगर मैंने बोला नहीं वो तो अचीव करना ही है, बट आपको ये क्वार्टर में भी अच्छा मेरे को रिजल्ट ला कर देना है, आपको अभी भी मुझे रेवेन्यू इंक्रीज करके देना है, तो इस बेसिस पे आपका क्या होगा? ऑब्जेक्टिव्स जल्दी जल्दी अचीव होगा। सो लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म बोथ द ऑब्जेक्टिव्स आर इंपॉर्टेंट। बरोबर। सो यहां पर बच्चा हम लोगों ने 4 कंपोनेंट्स पढ़ लिया है, दैट इज इंटेंट, विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। अभी हमको 3 और कॉन्सेप्ट्स पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं बच्चा SM मॉडल, दैट इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मॉडल। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मॉडल? इनफैक्ट यहाँ पर ना बच्चा आपको जो क्वेश्चन पूछते हैं जनरली वो होता है स्टेजेस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मॉडल, कि अगर किसी भी कंपनी को स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट लगाना है तो वो कैसे यूज कर सकता है ये मॉडल को अपने ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट लगाने के लिए। ठीक है, बट एक चीज याद रखो, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट स्टार्ट करने के पहले आपको विजन क्लियर होना चाहिए। उसमें पहला ही स्टेप यही है कि यू विल हैव टू डेवलप अ विजन, फिर यू विल हैव टू डेवलप मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ये आपका पहला स्टेप है। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मॉडल लगाना है तो उसके 5 स्टेप्स है। कितने स्टेप्स है? 5। सबसे पहला स्टेप क्या है? आई विल डेवलप अ विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। फिर उसके बाद में क्या करूंगा पता है? उसके बाद में एनालिसिस करूंगा। 2 टाइप का एनालिसिस होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल एनालिसिस और एक एनवायरनमेंट का एनालिसिस। सो ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस जब मैं करता हूं अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो इससे मुझे क्या पता चलेगा? हमारे ऑर्गेनाइजेशन की ताकत या कमजोरी, स्ट्रेंथ या वीकनेस। एनवायरनमेंट एनालिसिस करता हूं तो उससे मुझे पता चलता है एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, whether there is an opportunity or whether there is a threat. So मैंने पहला स्टेप क्या किया? I developed vision, mission, goals and objectives. Thereafter what I did analysis, external analysis, internal, environmental and organizational. उसके बाद मैंने क्या किया? I generated, analyzed and I framed a strategy. मैंने स्ट्रैटेजी बनाई। और यहां पर याद रखना, स्ट्रैटेजी कभी भी एक स्ट्रैटेजी नहीं बनाएंगे, मल्टीपल स्ट्रैटेजीज बनाएंगे। और आप हर एक को इंडिविजुअली स्टडी करोगे स्ट्रैटेजी को, और जो भी बेस्ट पॉसिबल होगा आपके लिए आप वो स्ट्रैटेजी चूज करोगे। सो यू विल जनरेट, एनालाइज एंड सिलेक्ट द बेस्ट स्ट्रैटेजी। तो ये 3 जो स्टेप है ना, इसको हम लोग फॉर्म्यूलेशन स्टेप बोलते हैं या एनालिसिस स्टेज बोलते हैं। सो ये 3 स्टेप आपका एनालिसिस का स्टेप या फॉर्म्यूलेशन का स्टेप होता है। फिर एक स्टेप होता है, देखो प्लान बना दिया, स्ट्रैटेजी बना दी, अभी वो स्ट्रैटेजी को आपको क्या करना पड़ेगा? एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे इंप्लीमेंटेशन फेज। एंड फिर लास्ट में आ जाता है आपका इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल फेज। आपने स्ट्रैटेजी बनाई थी, फिर स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट भी की, वेदर दैट स्ट्रैटेजी इज गिविंग यू द रिजल्ट्स, ये कब पता चलेगा? कंट्रोल चेक करके कि क्या आपने जो किया था क्या वो आपको रिजल्ट्स दे रहा है। इमेजिन करो बच्चा, आप
एकेडमिक्स की बात करता हूँ, फिर कॉर्पोरेट का एग्जाम्पल तो बहुत देता हूँ मैं। टाइम टेबल बनाया आपने, बट टाइम टेबल बनाकर वार्डरोब पे लगा दिया, चिपका दिया, कबर्ड पे चिपका दिया, तो फॉर्मुलेशन तो कर दिया ना स्ट्रैटेजी का, कभी इंप्लीमेंट ही नहीं किया, कभी टाइम टेबल फॉलो ही नहीं किया, या कभी टाइम टेबल फॉलो किया तो हम लोगों ने बोला था 14 आवर्स पढ़ना है, आपने 6 आवर्स पढ़ा, तो क्या रिजल्ट मिलेगा? नहीं। तो कैसे पता चलेगा? इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल करने के बाद वी विल इवैल्यूएट, जैसा सोचा था वैसा हुआ कि नहीं हुआ, बरोबर कि नहीं? यस। तो 3 ब्रॉड फेजेस है, एनालिसिस, इंप्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन, जिसको कंट्रोल भी बोलते हैं। 5 स्टेप्स। कौन से 5 स्टेप? पहला, डेवलप द विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। दूसरा, एनालिसिस ऑफ व्हाट? इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। तीसरा, जनरेट, एनालाइज, सिलेक्ट स्ट्रैटेजी। चौथा, इंप्लीमेंटेशन ऑफ द स्ट्रैटेजी। पांचवा, इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। यस। चलो आओ देखते हैं बच्चों, ये हमारा कॉन्सेप्ट देखो, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मॉडल। अभी इंस्टीट्यूट ना यहाँ पर आपको अगर पूछेगी ना, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मॉडल, शॉर्ट नोट पूछा ना बच्चा, तो आपको ये जो पॉइंट्स लिखे हैं वो बोलना पड़ेगा, एंड यू विल हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम यहाँ तक। बट अगर स्टेजेस पूछा, स्टेजेस, तो आपको ये डायग्राम बनाना है। देखो ये डायग्राम ऑलवेज बनाना पड़ेगा आपको, और ये स्टेजेस लिखना पड़ेगा, ठीक है? सो चलो लेट्स रीड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मॉडल। पहले ये मॉडल को देखो बच्चा, ये डायग्राम को देखो, ये डायग्राम को, ये आपका फर्स्ट स्टेप होगा। डेवलप क्या लिखा है? विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। फिर ये ऊपर जो एरो गई है ना, ऊपर एरो नीचे एरो, ये सेकेंड स्टेप है आपका। एनवायरमेंटल एनालिसिस करो, ऑपरेशनल ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस करो। फिर देखो थर्ड स्टेप, जनरेट, एनालाइज, सिलेक्ट स्ट्रैटेजी। आप पहले स्ट्रैटेजी बनाओ, उसको एनालाइज करो। एवरी स्ट्रैटेजी विल बी एनालाइज्ड, मल्टीपल स्ट्रैटेजीज बनेगी, फिर उसमें से जो बेस्ट पॉसिबल लगा हम उसको चूज करेंगे। तो ये तीनों को हम लोग क्या बोलते हैं, अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना, इसको फॉर्म्यूलेशन या एनालिसिस बोलते हैं। फिर सेकंड क्या है हमारा, ये फोर्थ स्टेप इंप्लीमेंटेशन वाला, तो इसको हम लोग ने बोला इंप्लीमेंटेशन। एंड फिर ये लास्ट है हमारा स्ट्रैटेजी, इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल, दैट इज द फिफ्थ पॉइंट, ठीक है? सो बेसिकली ये हमारा टोटल 3 इंपॉर्टेंट सा फेज था, फॉर्म्यूलेशन, इंप्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन। कितने स्टेप्स? 5। तो पहले ये पढ़ते हैं स्टेजेस, फिर हम लोग ऊपर का जो नोट में आ सकता है क्वेश्चन वो पढ़ते हैं। क्राफ्टिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द स्ट्रैटेजी आर द हार्ट एंड सोल ऑफ एनी बिजनेस एंटरप्राइज। तो देखो पहला स्टेप, डेवलपिंग अ स्ट्रैटेजिक विजन, फॉर्म्यूलेशन ऑफ मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। सो पहले मैं क्या करूंगा, फर्स्ट अ कंपनी मस्ट डिटरमाइन व्हाट डायरेक्शनल प्लान पार्ट द कंपनी शुड टेक। तो पहले विजन बनाओ, फिर उसके हिसाब से मैं व्हाट चेंजेस इन द कंपनीज प्रोडक्ट, मार्केट, कस्टमर, टेक्नोलॉजी फोकस वुड इंप्रूव इट्स करंट मार्केट पोजीशन एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। तो उसके हिसाब से क्या बदलाव आ सकता है। फिर मैं क्या करूंगा, एनवायरमेंटल एंड ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस करूंगा। अगर आप देखोगे बच्चा, एनवायरमेंटल स्कैनिंग करने का कैसे, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आप इकोनॉमिक फैक्टर देखोगे, सोशल फैक्टर देखोगे, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर देखोगे, मार्केट एंड अदर फोर्सेस देखोगे। एंड और द फर्म्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज डायनामिक एंड अनसर्टन। ये याद रखना, दिस इज नॉट इन योर कंट्रोल, दिस इज समथिंग विच यू डोंट हैव कंट्रोल ओवर। कस्टमर को आपका प्रोडक्ट आज अच्छा लग रहा है, कल को नई टेक्नोलॉजी आ गई, दे मे नॉट बाय योर प्रोडक्ट, सो इट इज नॉट इन योर हैंड्स। कॉम्पिटिटर्स कमिंग इन द बिजनेस इंडस्ट्री, आपको नहीं पता। ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस, ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस इन्वॉल्व्स रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपकी टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज, आपका प्रोडक्शन का कैपेसिटी, आपका मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का इफेक्टिवनेस, तो ये सब आप देखते हो, एनालाइज करते हो। एक्सटर्नल एनालिसिस से आपको क्या मिलता है, स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट मिलता है। एक्सटर्नल से क्या मिलता है, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। इंटरनल से क्या मिलता है, स्ट्रेंथ और वीकनेस। फिर आपने क्या किया, स्ट्रैटेजी को फॉर्म्युलेट कर दिया। क्या कर दिया, स्ट्रैटेजी को
फॉर्मुलेट कर दिया। तो द स्ट्रैटेजिक ऑल्टरनेटिव्स में बी डेजिग्नेटेड एज, क्या क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है आपके पास, आगे चैप्टर 4 में सीखेंगे बच्चा, आप तो रिवीजन कर रहे हो तो आपको पता होगा। 4 कौन सी स्ट्रैटेजी होती है, स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी, एक्सपांशन स्ट्रैटेजी, रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी, और एक होती है ये सबको मिलकर बनती है, उसको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन। सो सिंस यू नो दिस, रिवीजन है तो आपको पता होगा ये। फिर ये तीनों ना बच्चा ये फॉर्मुलेशन फेज है, फिर इसके बाद हम लोग क्या बनाते हैं, इंप्लीमेंटेशन। आपने प्लान बनाया, फॉर्मुलेशन किया, नाउ इंप्लीमेंटेशन। Implementation and execution are an operations oriented activity which is aimed at shaping the performance of the core business activity। तो आपने जो भी फॉर्मुलेशन किया था अभी आप उसको क्या कर रहे हो, एग्जीक्यूट कर रहे हो। इट इज द मोस्ट डिमांडिंग एंड टाइम कंज्यूमिंग पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट प्रोसेस। फिर आ जाता है स्ट्रैटेजी इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल, लास्ट स्टेप है ये आपका, द फाइनल स्टेज ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, कि कंपनी का जो नया स्ट्रैटेजी बन रहा था, जो आपने बनाया था, जिसको आपने एग्जीक्यूट किया था, क्या वो रिजल्ट्स आपको दे रहा है। अगर रिजल्ट्स दे रहा है तो अच्छा है, कीप अप द गुड वर्क। रिजल्ट्स नहीं दे रहा तो आपको करेक्टिव एक्शंस लेने पड़ेंगे। इवैल्यूएटिंग द कंपनीज प्रोग्रेस, असेसिंग द इम्पैक्ट ऑफ न्यू एक्सटर्नल डेवलपमेंट्स एंड मेकिंग करेक्टिव एडजस्टमेंट्स। अगर कुछ चेंजेस करना है तो आप चेंजेस करोगे। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बच्चा यहाँ पर, तो पहले ये पढ़ा देता हूं मैं आपको, फिर मैं आपके साथ वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। अभी इंस्टीट्यूट आपको पूछता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मॉडल, तो यू विल हैव टू राइट दिस, ड्रॉ दिस डायग्राम एंड राइट ओनली द नेम ऑफ द स्टेजेस, डोंट एक्सप्लेन द स्टेजेस, ठीक है। सो identifying an organization's vision, mission, goals and objective is the starting point. So हमारे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मॉडल का सबसे पहला स्टेप है ये कैसा स्टेप है, डायनामिक एंड कंटिन्यूअस है, चेंज होते रहेगा, क्योंकि एनवायरनमेंट फैक्टर्स पे बेस्ड है, हमारे ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स पे बेस्ड है, तो अलग अलग फैक्टर्स पे बेस्ड है, तो इट में अंडरगो चेंजेस। तो ये डायनामिक है और चेंज होते रहता है। A change in any one of the major components in the model can necessitate a change in any or all other component। तो अगर इसमें से ये 5 में से कोई एक फैक्टर में भी चेंज हो गया ना, तो आपका ये मॉडल चेंज करना पड़ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका विजन पहले था टू बी द मोस्ट प्रेफर्ड कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, नाउ योर विजन इज टू बी द मोस्ट प्रेफर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी, चेंज हो सकता है। सो आपका विजन पहले था कि आप ऑनलाइन सिर्फ बेचोगे, बट अभी आप बोल रहे हो नहीं, मैं ऑनलाइन के साथ साथ रिटेल सेगमेंट में भी जाना चाहता हूं, ऑफलाइन भी बेचना चाहता हूं। Therefore, strategy formulation, implementation and evaluation activity should be performed on continual basis। आपको रेगुलर बेसिस पे क्या करना चाहिए, फॉर्मुलेशन करना चाहिए, इंप्लीमेंटेशन चाहिए और इवैल्यूएशन करना चाहिए। सिर्फ साल के एंड में या साल के बीच में नहीं, रेगुलर बेसिस पे करते रहना है। द प्रोसेस नेवर एंड्स, कभी खत्म नहीं होगा बच्चा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, ठीक है। सो आपको बार बार स्टडी करना पड़ेगा। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मॉडल इज वाइडली एक्सेप्टेड एंड कॉम्प्रिहेंसिव, बट क्या ये मॉडल आपको गारंटीड श्योर सक्सेस दे सकता है, श्योर शॉर्ट सक्सेस? नो, नो मॉडल कैन गिव यू guaranteed success. So this model, like any other model, does not guarantee sure short success। बरोबर कि नहीं? आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेप वाइज इसको आपको फॉर्मुलेट करना पड़ेगा। स्ट्रैटेजिस्ट डू नॉट गो थ्रू द प्रोसेस लाइक अ लॉक स्टेप फैशन। ऐसा नहीं है कि पहले मैं ये करूंगा फिर ही मैं ये करूंगा, नहीं, आप साइमल्टेनियसली भी कर सकते हो। जनरली देयर इज अ गिव एंड टेक अमंग हायरार्किकल लेवल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इसका क्या मतलब है, हम नॉलेज शेयरिंग करते हैं। टॉप मैनेजमेंट विजन मिशन बनाने के बाद अपने टीम से डिस्कस करता है कि ये गोल अचीव कर पाएंगे, ऑब्जेक्टिव सेट करना पॉसिबल होगा। उसके बाद स्ट्रैटेजी बनाते वक्त भी एनालिसिस करते हैं एनवायरनमेंट का, स्ट्रेंथ वीकनेस का, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल एनालिसिस करते हैं। तो तभी पता चलना चाहिए व्हाट आर आवर स्ट्रेंथ्स। तो देयर इज अ गिव एंड टेक, मतलब नॉलेज शेयरिंग हो रहा है, इंफॉर्मेशन एक दूसरे से हम लोग क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं।
बरोबर कि नहीं? सो मेनी ऑर्गेनाइजेशंस कंडक्ट फॉर्मल मीटिंग्स, उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, फॉर्मल मीटिंग्स करते हैं रेगुलर बेसिस पे, ताकि हमें देखना पड़े कि हमारा जो विजन है, मिशन है, वो चेंज तो नहीं हुआ, हमारा जो स्ट्रेंथ और वीकनेस है, हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी और थ्रेट है वो सेम है ना, कि चेंज हो गया कुछ, बरोबर कि नहीं? तो यही था बच्चा हमारा क्या शॉर्ट नोट। एक इंपॉर्टेंट सा पार्ट है बच्चा यहाँ पर, व्हाट आर द प्रिंसिपल एस्पेक्ट्स ऑफ स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन प्रोसेस। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट समझने के लिए है। ये क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, कि आपने स्ट्रैटेजी फॉर्म्युलेट तो कर दी, बट क्या सिर्फ फॉर्म्युलेशन से आपका काम हो जाएगा? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नो। आपको ये फॉर्म्युलेशन के साथ साथ एग्जीक्यूशन और इंप्लीमेंटेशन पे ध्यान देना है। तो ऐसी कौन सी बातें हैं जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए ताकि आपका एग्जीक्यूशन में कोई प्रॉब्लम ना आए? वापस बोल रहा हूं, व्हाट आर द एस्पेक्ट्स दैट यू शुड टेक इनटू कंसिडरेशन at the time of implementing, otherwise your implementation will not be proper, it will not be giving you the desired results. So सबसे पहले क्या होगा, we will be developing the budgets. Always remember बच्चा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी काम करना है तो सबसे पहले what we will do budgeting. हम बजट बनाएंगे. So अगर टॉप मैनेजमेंट बोल रहा है we want to increase the revenue, we want to increase the sales, सेल्स बजट बनेगा, प्रोडक्शन बजट बनेगा, परचेज बजट बनेगा, फाइनेंस बजट बनेगा, लेबर बजट बनेगा, बहुत सारे अलग अलग टाइप के बजट्स बनेंगे। इससे क्या पता चलेगा, मुझे पता चलेगा कितने रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है एक टाइम पे। सो बजट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार मैंने बजट बना दिया तो उसके बेसिस पे मैं क्या करूंगा, लोगों को हायर करूंगा। कितने वर्कर्स चाहिए, कितने स्किल्ड वर्कर्स चाहिए, कितने अनस्किल्ड वर्कर्स चाहिए, कितने सेमी स्किल्ड वर्कर्स चाहिए, कितने लोगों को सिर्फ लोडिंग अनलोडिंग के लिए रखना पड़ेगा, कितने लोगों को पैकेजिंग करना पड़ेगा, कितने लोगों को मेरे को मैन्युफैक्चरिंग के लिए रखना पड़ेगा। तो आई हैव टू स्टाफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो फर्स्ट आई विल डेवलप द बजट्स, देन आई विल स्टाफ द ऑर्गेनाइजेशन डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। इसके बाद मैं क्या करूंगा, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाऊंगा, पॉलिसीज बनाऊंगा, काम करने का तरीका। जैसे मैंने बताया पॉलिसीज, मैंने अपने वर्कर को मैनुअल बनाकर दे दिया, प्रोडक्शन मैनुअल, बुकलेट बनाकर दे दिया, जिसमें लिखा भी है, डायग्राम भी है कि ये काम के बाद ये करो, ये काम के बाद ये करो, ताकि वो छोटी छोटी बातों के लिए मेरे पास ना आ जाए, फैक्ट्री मैनेजर के पास। सो आई हैव प्रिपेयर्ड वन मैनुअल, इंस्ट्रक्शंस मैनुअल, कि अगर वर्कर को कोई प्रॉब्लम है तो वो मैनुअल देखे और वो काम करे। तो हर एक डिपार्टमेंट में मैंने ऐसा ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बना दिया है, काम करने का तरीका, एसओपीज बोलते हैं हम लोग इसको, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। इसके बाद में मैं क्या करूंगा, हम बेस्ट नोन प्रैक्टिसेस इस्तेमाल करेंगे। जो भी इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स है, इंडस्ट्री लीडर्स है, जो जैसा काम करता है, मैं उनसे सीख कर, उनसे समझ कर क्या करूंगा, वैसे काम करने का कोशिश करूंगा। सो आई विल यूज द बेस्ट नोन प्रैक्टिसेस ऑफ द इंडस्ट्री एंड आई विल ट्राई टू फॉलो देम। तो ये 4 पॉइंट्स मैं करूंगा। पहले सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आई विल डेवलप बजट्स, देन आई विल स्टाफ द ऑर्गेनाइजेशन विद द रिक्वायर्ड स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड वर्कर्स, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाऊंगा, पॉलिसीज बनाऊंगा। फिर आई विल नेक्स्ट स्टेप, आई विल यूज द बेस्ट नोन प्रैक्टिसेस। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं ऐसा इंफॉर्मेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम बनाऊंगा जिससे हमारा कंपनी अच्छे से काम कर पाए। ऐसा आईटी सिस्टम, ऐसा सिस्टम्स डेवलप करूंगा, अकाउंटिंग सिस्टम हो, आईटी सिस्टम हो, नेटवर्किंग सिस्टम हो, ऐसा सिस्टम डेवलप करूंगा जिससे सबका काम बड़े स्मूथली हो जाए, हर डिपार्टमेंट हैसल फ्री काम करे, जिसमें अप्रूवल्स को ज्यादा टाइम ना लगे। तो वैसा आईटी सिस्टम्स बनाऊंगा। इंपॉर्टेंट है बच्चा नेक्स्ट वाला, वेरी इंपॉर्टेंट, जनरली पीपल निग्लेक्ट दिस। इंप्लीमेंटेशन फेज इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग फेज। तो जनरली वहां पर जो एम्प्लॉइज होंगे, जो मैनेजर्स होंगे, लोअर लेवल मैनेजर्स, फंक्शनल मैनेजर्स, दे मे गेट डिमोटिवेटेड। तो आपको एज अ स्ट्रैटेजिस्ट, एज अ कॉर्पोरेट मैनेजर, एज अ टॉप लेवल मैनेजर, स्ट्रैटेजिक मैनेजर, आपको मेक श्योर करना है कि आपके जो वर्कर्स है, एम्प्लॉइज है और आपके जो फंक्शनल मैनेजर्स है वो हाईली मोटिवेटेड रहे ऑल थ्रू आउट द इंप्लीमेंटेशन फेज। तो ये स्टेप है मोटिवेटिंग द पीपल टू परस्यू द टारगेट ऑब्जेक्टिव्स। और ये कैसे करेंगे, बाय क्रिएटिंग अ कंपनी कल्चर एंड वर्क क्लाइमेट। तो ये मोटिवेट कैसे करेंगे, इतना कॉम्पिटिटिव और इतना फ्रेंडली एनवायरनमेंट कर दो कि लोगों को काम करने में मजा आए।
बट एट द सेम टाइम मजाक मस्ती के साथ साथ अपना क्वालिटी ना खराब हो जाए। हेल्दी एनवायरनमेंट होना चाहिए। आई शुड बी हैप्पी विथ योर प्रोग्रेस, यू शुड बी हैप्पी विथ माई प्रोग्रेस। एक हेल्दी एनवायरनमेंट होना चाहिए। हम एक दूसरे से नॉलेज शेयरिंग करना चाहिए। सो ये क्या है? क्रिएटिंग अ कंपनी कल्चर एंड वर्क क्लाइमेट विच इज हेल्पफुल फॉर सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन। फिर एक इंटरनल लीडरशिप मुझे डेवलप करनी चाहिए कि मैंने वर्कर लोगों में से 10 में से एक को बोल दिया अभी आप मेरे टीम लीडर हो, सुपरवाइजर हो, आप देखो बाकी के लोग कैसा काम कर रहे हैं। तो इंटरनल लीडरशिप मैंने डेवलप कर दिया। तो इससे क्या होगा? फंक्शनल मैनेजर के पास ज्यादा लोग नहीं जाएंगे, आपस में हमारा काम सॉर्ट आउट हो जाएगा। एंड लास्ट, अगर कोई परेशानी होती है तो मैनेजमेंट को तुरंत बताना चाहिए सो दैट हम उसका जल्द से जल्द सॉल्यूशन लेके आ सके। सो ये पॉइंट्स है बच्चा जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं। अगर आपने ये बातों का ध्यान रखा तो आपका इंप्लीमेंटेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो क्वेश्चन क्या था? व्हाट आर द प्रिंसिपल एस्पेक्ट्स इन इंप्लीमेंटिंग द स्ट्रैटेजी? सो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। क्विकली एक बार मैं बोल देता हूं, सी टू इट दैट यू रिमेंबर। मेरे साथ हो सके तो रिपीट आफ्टर मी। सबसे पहला क्या था गाइस? इफ यू रिमेंबर, डेवलपिंग बजट्स, फिर स्टाफिंग द ऑर्गेनाइजेशन, फिर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, यू रिमेंबर दैट राइट? फिर यूजिंग द बेस्ट इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस, फिर अच्छा इंफॉर्मेशन सिस्टम्स बनाने का 5th पॉइंट था वो, बरोबर। फिर उसके बाद अच्छा इंफॉर्मेशन सिस्टम्स बनाने के बाद मैं क्या करूंगा? ऐसा मैं मोटिवेट करना चाहता हूं लोगों को कि वो काम खुद से करे, अच्छे से करे। दिस इज द लॉन्गेस्ट फेज। इंप्लीमेंटेशन विल टेक टाइम। तो आप मोटिवेट करो लोगों को, अच्छा कल्चर डेवलप करो, बरोबर। फिर अगर कोई परेशानी होती है तो आप क्या करो? इमीडिएटली टॉप मैनेजमेंट को बोलो ताकि वो जल्द से जल्द क्या कर सके? उसका सॉल्यूशन लेके आ सके। और आप इंटरनल लीडरशिप एक्सर्ट करो। सो ये था बच्चा हमारा एक इंपॉर्टेंट सा कंपोनेंट, दैट इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मॉडल। अभी यहां पर बच्चा 2 पॉइंट बचता है हमारा, दैट इज स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग। सो लेट्स ट्राई टू डू स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग फर्स्ट, देन वी विल डू स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। नाउ व्हाट इज स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग? पहली बात तो डिसीजन मेकिंग मतलब क्या बच्चा? डिसीजन मेकिंग का मतलब होता है कि मेरे को बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स में से जो मेरे लिए बेस्ट होगा वो मैं चूज करूं, दैट इज कॉल्ड एज डिसीजन मेकिंग। So out of all the alternatives that is present here, I will choose the best alternative. And then what do you mean by strategic decision making? Strategic decision making are long term decisions जो टॉप मैनेजमेंट लेता है, और वो जनरली किस बेसिस पे होता है? हमारे बिजनेस के डेफिनेशन पे डील करता है। यू रिमेंबर बिजनेस डेफिनेशन स्ट्रैटेजिक इंटेंट में आया था? हाँ, तो उस पे डील करेगा। तो यहां पर इंस्टीट्यूट आपको क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग? कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है डायमेंशंस, ठीक है। सो डायमेंशंस को ही कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं। सो व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग? स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग पढ़ने के पहले पहला पॉइंट पढ़ो बच्चा, वो डिसीजन मेकिंग की बात कर रहे हैं। सो डिसीजन मेकिंग इज अ मैनेजरियल प्रोसेस। ये एक मैनेजरियल प्रोसेस है, किस चीज का? सिलेक्टिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। तो बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स में से आप एक चूज करोगे फॉर द पर्पस ऑफ अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, तो ताकि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव कर सको, बहुत सारे ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज करो आप, दैट इज कॉल्ड एज डिसीजन मेकिंग। और ये कौन करता है? मैनेजर्स। दे आर स्ट्रैटेजिक इन नेचर। तो स्ट्रैटेजिक भी हो सकता है, ऑपरेशनल भी हो सकता है। तो ग्लूक एंड जॉश ने स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग की बात की, ठीक है। क्या बात किया स्ट्रैटेजिक डिसीजन में? इट विल इंक्लूड द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस, इट विल एनकम्पस द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। जैसे मैंने बोला, बिजनेस के डेफिनेशन की बात करेंगे। कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, कौन से मार्केट में सर्व करना है, मतलब कौन से ज्योग्राफिकल लोकेशन पे, कौन सा फंक्शन काम करना है, क्या क्या पॉलिसी बनाना है, ये सब काम होता है स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग। ये सब क्यों करते हो? टू अचीव स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स।
तो कौन सा प्रोडक्ट बनाऊं? अब तक मैं पेट्रोल की गाड़ी, डीजल की गाड़ी, सीएनजी की गाड़ी बना रहा था, क्या मैं अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाऊं? स्ट्रैटेजिक डिसीजन। अभी तक सिर्फ इंडियन मार्केट में मैं अपना प्रोडक्ट बेचता था, क्या मैं अमेरिकन मार्केट, यूरोपियन मार्केट में जाऊं या अदर एशियन कंट्रीज में जाऊं? मार्केट्स। अब तक मैं सिर्फ इंजन बनाता था और असेंबली करता था, क्या मैं टायर भी खुद से बनाऊं? दैट इज फंक्शंस टू बी परफॉर्म्ड। तो ये सब कौन डिसाइड करता है? टॉप मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग, ये किसने बोला? ग्लूकेन जॉश ने बोला। क्या बोला? दिस इज डेफिनेशन ऑफ बिजनेस, राइट? सो व्हाट आर द मेजर डायमेंशंस और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रैटेजिक डिसीजंस? सबसे पहले तो बच्चा, स्ट्रैटेजिक डिसीजंस कौन लेगा? टॉप मैनेजमेंट। इट रिक्वायर्स टॉप मैनेजमेंट इन्वॉल्वमेंट। टॉप मैनेजमेंट आपको बताता है कि कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा मार्केट, कौन सा टेक्नोलॉजी, कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना है। सो इट रिक्वायर्स टॉप मैनेजमेंट इन्वॉल्वमेंट, ये पहला है। दूसरा, इट इन्वॉल्व्स कमिटमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्स। आपके ऑर्गेनाइजेशन, अभी इमेजिन करो बच्चा, यू वांट टू स्टार्ट विथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आल्सो, सो डोंट यू थिंक सो company will have to give lots of money to R&D team, research and development team, so that वो क्या कर सके? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे काम कर सके, बरोबर? एक बार बन जाएगा तो वापस आपको फैक्ट्री या प्लांट सेटअप करना पड़ेगा फॉर, सो दैट प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग हो सके कार्स का टाइमली बेसिस पे, डिमांड के हिसाब से। तो क्या हो रहा है? आपने पहले टीम बनाया, R&D का टीम बनाया, तो वो रिसोर्स ही है ना, वन ऑफ द रिसोर्सेज मैन पावर। फिर आपने पैसे दिए, फिर आपने टेक्नोलॉजी दिया, तो ये क्या हो रहा है? ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज यूज किया जा रहा है। सो स्ट्रैटेजिक डिसीजंस विल इन्वॉल्व कमिटमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्स। आपको पैसे देने पड़ेंगे, टेक्नोलॉजी देनी पड़ेगी, मैन पावर देना पड़ेगा। आपको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में भी सोचना पड़ेगा। इट विल नेसेसिटेट द कंसिडरेशन ऑफ फैक्टर्स इफ द फर्म्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो मेरे को बताओ ना, प्रोडक्ट, मार्केट, टेक्नोलॉजी, फंक्शंस, ये सब किस पे डिपेंड करता है? कस्टमर्स पे, कॉम्पिटिटर्स पे और एनवायरनमेंट पे ना। नाउ टेस्ला मोटर्स हैज एंटर्ड इनटू इंडियन मार्केट, पेट्रोल प्राइसेस आर राइजिंग, गवर्नमेंट इज गिविंग इंसेंटिव्स, तो ये एक्सटर्नल फैक्टर है। अभी इसके बेसिस पे इफ यू आर अ लीडिंग कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, विल यू नॉट बी एंटरिंग इनटू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स? इज इट नॉट एन इंसेंटिव फॉर यू? यस, इट इज एन इंसेंटिव फॉर यू। सो विल यू नॉट डू इट? यू विल डू इट, राइट? तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को ही देखकर तो मैंने ये डिसीजन लिया, yes or no? Yes. फिर likely to have a significant impact on the long term prosperity of the firm. अगर ये काम चल गया, if you are able to have a electric vehicle in time before your competitors at a reasonable price, don't you think so you will be able to perform well, better than your competitors? Yes. But अगर आपने लेट कर दिया या आप नहीं कर पाए या जो प्राइस रेंज में एक्सपेक्टेड था उसमें नहीं कर पाए, तो डोंट यू थिंक सो दिस विल हैव एन एडवर्स इंपैक्ट? यस। तो प्रॉस्पेरिटी पे इंपैक्ट डालेगा कि नहीं? ये डालेगा। सो दिस विल हैव अ बेयरिंग ऑन लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी ऑफ द फर्म। अगर आपने सही टाइम पर सही प्राइस में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च कर दिया मार्केट में, तो क्या पता सब लोग आपकी गाड़ी पहले खरीदेंगे। सो दिस विल हैव अ वेरी हाई इंपैक्ट, अ वेरी गुड इंपैक्ट। ये किसको देख कर लेते हैं? फ्यूचर को लेके देते हैं। ऑलवेज रिमेंबर बच्चा, स्ट्रैटेजिक डिसीजंस प्रेजेंट को देखकर नहीं, पास्ट को देखकर नहीं, फ्यूचर को देख के। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाना है, वो किस पे देख के बनाऊंगा? मैं फ्यूचर का ही देख के बना रहा हूं ना। इट विल हैव अ मेजर मल्टी फंक्शनल और मल्टी बिजनेस कॉन्सिक्वेंस। इसका मतलब इमेजिन करो, इफ यू स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इट स्टार्टेड डूइंग वेल, but now the petrol prices have reduced. Tesla Motors has gone out of Indian market. Will you, customers don't want electric cars now, will you still manufacture? No, you will not manufacture, क्योंकि डिमांड ही नहीं है, कस्टमर्स खरीद नहीं रहे, तो आप क्यों बनाओगे? बरोबर। सो आपने इतना जो पैसा इन्वेस्ट किया, इतना टेक्नोलॉजी पे काम किया, एवरीथिंग वेंट डाउन द ड्रेन, वेस्ट हो गया। तो अब इससे क्या होगा? Will this not have an impact on other businesses, other cars, other type of cars that you are making? Yes. क्या आपको अलग डिपार्टमेंट को इम्पैक्ट नहीं होगा? होगा। So this is an example of multifunctional and multi-business impact. So this will have an impact.
अगर सब कुछ अच्छा चला, लेट्स से एवरीथिंग गोज वेल, पेट्रोल प्राइसेस ज्यादा है इसीलिए नाउ कस्टमर्स आर बाइंग, टेस्ला मोटर्स इज आल्सो कॉम्पिटिंग, यू आर आल्सो कॉम्पिटिंग, नो प्रॉब्लम्स। सो आप ज्यादा बना रहे हो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, डोंट यू थिंक सो? ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना रहे हो, कहीं ना कहीं आपके जो बाकी के प्रोडक्ट्स है वो कहीं ना कहीं पीछे चले जाएंगे, बैक सीट ले लेंगे, और आपका मेन प्रोडक्ट अभी क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो आपको नहीं लगता आपका R&D टीम, आपका फिनेंस टीम, आपका HR टीम ज्यादा किस पे फोकस करेगा? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे। सो दे विल हैव मल्टी फंक्शनल और मल्टी बिजनेस कॉन्सिक्वेंसेस। तो ये था बच्चा हमारा स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग। सो अभी लास्ट कंपोनेंट पे आ जाते हैं बच्चा, हमारा लास्ट कंपोनेंट है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। सो व्हाट इज स्ट्रैटेजिक प्लानिंग? सो बिफोर वी स्टार्ट विद स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, आपको पहले प्लानिंग पता होना चाहिए। प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि मुझे क्या करना है, व्हाट नीड्स टू बी डन इन ऑर्डर टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। इसको ना लोग ब्लूप्रिंट्स फॉर द एक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। सो व्हाट डू यू मीन बाय प्लानिंग? डिसाइडिंग व्हाट नीड्स टू बी डन इन द फ्यूचर, फ्यूचर में ऐसा मैं क्या करूं, एंड जनरेट द ब्लूप्रिंट्स फॉर द एक्शन। तो मैं क्या क्या स्टेप्स लूं, जैसे मैंने बोला ना स्ट्रैटेजी इज अ लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट, तो एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं अपने कॉन्फ्रेंस रूम में, प्लानिंग कर रहा हूं। सो प्लानिंग विल इन्वॉल्व डिटर्मिनेशन ऑफ द कोर्स ऑफ एक्शन टू अटेन द प्री डिटर्मिन्ड ऑब्जेक्टिव्स, ताकि मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकूं, उसके लिए मैं प्लानिंग कर रहा हूं। इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। हम कहां हैं? हम यहां हैं, हमको यहां पहुंचना है। सो ये कैसे पहुंचेंगे? प्लान करना पड़ेगा आपको। हाउ विल यू रीच फ्रॉम हियर टू हियर? तो दो टाइप का प्लानिंग होता है बच्चा, जैसे मैंने बताया आपको, एक होता है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, एक होता है ऑपरेशनल प्लानिंग। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग क्या होगा? लॉन्ग टर्म प्लानिंग होगा, ऐसा प्लानिंग होगा जो टॉप मैनेजमेंट बनाता है, सीनियर मैनेजमेंट बनाता है। ऑपरेशनल प्लानिंग मतलब डे टू डे अफेयर्स वाला काम, कितना प्रोडक्शन, कितना सेल्स, कितना कमीशन, ऐसे। सो स्ट्रैटेजी प्लान्स आर मेड बाय द सीनियर मैनेजमेंट फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। और वो कब बनाते, क्या देखकर बनाते? हमारी ताकत और कमजोरी, आवर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, बाय लुकिंग एट आवर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इन द लाइट ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। सो वी विल बी प्लानिंग, द टॉप मैनेजमेंट विल बी प्लानिंग on the basis of the opportunity and threats in the environment in light of the strength and weakness that we possess. So strategic planning will determine where an organization is going to be over next year or future years. तो आगे के सालों में हम कैसा परफॉर्म करने वाले हैं वो कौन बताएगा? स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। So it is the process of determining the objective of the firm, the resources required to attain these objectives, and the formulation of policies to govern the acquisition use of resources. In other words, acquisition and allocation of resource for attainment of organizational objectives. तो मैं प्लानिंग के बेसिस पे कितना मैं रिसोर्सेज खरीदूं, कितना मैं रिसोर्सेज एलोकेट करूं, ये सब काम प्लानिंग के बेसिस पे होगा। फिर हो जाता है ऑपरेशनल प्लानिंग। क्या होता है ऑपरेशनल प्लानिंग? इट इज मेड एट द मिडल एंड लोअर मैनेजमेंट। तो टॉप मैनेजमेंट कौन सा बनाएगा? स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। ये लोअर मैनेजमेंट और मिडिल मैनेजमेंट बनाएगा। एलोकेशन का काम, अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेस का काम किसका था? टॉप मैनेजमेंट का। इन लोगों का क्या काम होगा? यूटिलाइजेशन, कि क्या मैंने सही से इस्तेमाल किया रिसोर्सेस को, तो इसको बोलेंगे ऑपरेशनल प्लानिंग। कैसे मैं टाइमली बेसिस पे प्रोडक्शन करूं, कितना रॉ मटेरियल यूज करूं जिससे वेस्टेज भी नहीं होगा, प्रोडक्शन भी टाइम पे हो जाएगा। सो कन्वर्जन ऑफ वर्चुअल गोल्स इनटू एक्चुअल आर द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑपरेशनल लेवल मैनेजर्स। सो क्या क्या टास्क होता है प्लानिंग का? तो दो मेजर टास्क होता है बच्चा प्लानिंग का। सबसे पहला होता है डीलिंग विथ अनसर्टनिटी एंड उसका इंपैक्ट क्या हो सकता है। डीलिंग विथ अनसर्टनिटी का मतलब क्या? अगर आपको पता है कि देखो फ्यूचर है, एनवायरनमेंट है, प्लानिंग कर रहे हो फ्यूचर के लिए, सो फ्यूचर विल बी अनसर्टन, सो हाउ कैन यू टैकल द फ्यूचर इवेंट्स? तो उसके लिए आप क्या करोगे पता है? अलग अलग सिनेरियो एनालिसिस करोगे।
What if new competitor comes in my industry? What if government increases the tax rate? What if government reduces the tax rate? What if customers' taste and preferences change? What if the customers' taste and preferences do not change? What if the environmental laws change? What if they don't change? तो मैं अलग अलग सिनेरियो बना रहा हूं. क्या बना रहा हूं? अलग अलग सिनेरियो बना रहा हूं और उसके बेसिस पे प्लानिंग कर रहा हूं कि चलो मेरा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, गवर्नमेंट ने बोला कि जीएसटी के रेट्स कम हो गए, तो अगर किसी को अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीदनी है तो जीएसटी का रेट विल बी लेस. तो आपको नहीं लगता बच्चा एज अ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जो मैं कंपनी हूं तो मेरे लिए अच्छी बात है, क्योंकि अगर जीएसटी का रेट कम हो गया, टैक्सेस कम हो गया, इमीडिएटली इसका बेनिफिट कस्टमर को पास ऑन हो सकता है. सो मेरे प्रॉपर्टी के प्राइसेस कम हो जाएंगे, कस्टमर्स आएंगे, बाय करेंगे. आरबीआई ने अपना इंटरेस्ट रेट कट कर दिया, बोला नाउ द इंटरेस्ट रेट इज लोअर्ड फर्दर. तो आपको नहीं लगता होम लोन्स कम हो जाएंगे? होम लोन्स कम हो जाएंगे तो मेरे को, अगर मैं रियल एस्टेट बिजनेस में हूं, मैं ज्यादा अच्छे प्राइस में अपने कस्टमर्स को प्रॉपर्टी बेच पाऊंगा. क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम हो गया तो उसको लोन इजीली मिल जाएगा. सो ये क्या है? मैं सिनेरियो एनालिसिस कर रहा हूं. तो एवरी टाइम व्हेन बजट हैपेंस ना, ऐसे कंपनीज को करना पड़ता है सिनेरियो एनालिसिस. व्हाट इफ दिस हैपेंस, व्हाट इफ दिस हैपेंस, अगर ये हुआ तो क्या, ये हुआ तो क्या. अनसर्टेनिटी से कैसे हम लड़ेंगे, व्हाट आर द टास्क. देखो प्लानिंग है बच्चा, आप समझो ना मेरे को. आई होप यू अंडरस्टूड मैं क्या बोल रहा हूँ. प्लानिंग करते वक्त आपको अनसर्टेनिटी के बारे में सोचना पड़ेगा, और वो कैसे कर पाओगे? सिनेरियो एनालिसिस से कर पाओगे. देखो लिखा है इधर, डीलिंग विद अनसर्टेनिटी. अनसर्टेनिटी क्यों होती है? बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस चेंजेस इन अ बिजनेस एनवायरनमेंट. बहुत तेजी से एनवायरनमेंट बदल रहे हैं. These changes force the business organization to change their strategy and to create a fit between newly happened change and new plan. तो जो भी बदलाव आ रहा है उसके हिसाब से मुझे नया प्लान बनाना पड़ेगा. अभी गवर्नमेंट ने टैक्सेस कम कर दिया, तो मैंने नहीं सोचा था ऐसा होगा, बट हो गया ना, तो अभी उसका मैं फायदा ले सकता हूं. देयर इज एन अपॉर्चुनिटी. गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ा दिया तो वो मेरे लिए खतरा है, तो मैं क्या करूंगा? उसका इंपैक्ट स्टडी करूंगा. आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट कम कर दिया तो मेरे लिए फायदा हो गया. मेरे लिए फायदा नहीं हुआ, कस्टमर के लिए फायदा हुआ. वो प्रॉपर्टी मेरे पास आके खरीदेगा. अभी पहले जो चीज उसको 9% इंटरेस्ट पे मिल रहा था हाउसिंग लोन, अभी उसको 8% पे मिल रहा है. सीधा सीधा उसका 1% सेव हो रहा है, तो he'll come and buy प्रॉपर्टी. तो मेरा बिजनेस फ्लरिश करेगा. तो मुझे ये सब पे ध्यान देना पड़ेगा. तो मुझे नए नए प्लान्स बनाने पड़ेंगे इसके लिए. ये एक एग्जाम्पल था जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. Strategic uncertainty has far-reaching implications and it is a key construct in formulation. तो ये uncertainty बहुत important role play करती है strategy बनाते वक्त. तो strategy बनाते वक्त ना मैं ये दिमाग में याद रखूंगा, ये uncertainty, ये जो point है इस पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है. आज मैं strategy बना रहा हूँ, कल को कुछ change हो जाएगा, फेवर में unfavorable, you don't know. I'll have to keep an eye. A typical external analysis will emerge into dozens of strategic uncertainties. बहुत सारे uncertainties आ सकते हैं. तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, क्लस्टर्स में डाल देता हूँ कि कौन से फैक्टर्स है. जैसे एनवायरमेंटल फैक्टर को एक डब्बे में डाल दिया, गवर्नमेंटल रूल्स एंड रेगुलेशंस को एक डब्बे में डाल दिया कि हाँ गवर्नमेंट रिलेटेड जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस का अनसर्टनिटी है, जीएसटी से रिलेटेड, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से, आरबीआई का इंटरेस्ट रेट पॉलिसी, वो सब एक डब्बे में डाल दिया. कॉम्पिटिटर कुछ नया कर सकता है तो उसको एक डब्बे में डाल दिया. तो एक क्लस्टर कर रहा हूं मैं. आई एम ग्रुपिंग इट इनटू मैनेजेबल पार्ट्स, ताकि मैं हर एक अनसर्टनिटी को क्या कर सकूं, स्टडी कर सकूं. इट इज देन यूजफुल टू असेस द इंपॉर्टेंस ऑफ ईच क्लस्टर इन ऑर्डर टू सेट प्रायोरिटीज. तो आप कौन से चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान दोगे, इसीलिए इन दैट केस सिनेरियो एनालिसिस कैन बी एम्प्लॉयड. तो यही जो मैंने एग्जांपल दिया ना बच्चा, अगर आरबीआई ने कट कर दिया, रेपो रेट हो गया कम, रिवर्स रेपो रेट बढ़ गया, तो वो सब के वजह से क्या हो सकता है, उसका इंपैक्ट स्टडी कर रहे हैं हम लोग. तो डीलिंग विथ अनसर्टनिटी था ये. इंपैक्ट विथ सर्टनिटी, तो ये जो अनसर्टनिटी था ना, उसका इंपैक्ट क्या हो सकता है. इसका ना बच्चा दो इंपैक्ट हो सकता है. आपके बिजनेस के लिए फायदा भी हो सकता है, आपके बिजनेस के लिए नुकसान भी हो सकते हैं. जैसे मैंने बताया एग्जाम्पल में कि आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट कम कर दिया, सो इट कैन हैव अ वेरी पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ दिस अनसर्टनिटी, राइट. बट व्हाट इफ आरबीआई ने इंक्रीज कर दिया इंटरेस्ट रेट, तो इट विल हैव अ नेगेटिव इंपैक्ट. So each element of strategic uncertainty will involve a potential trend or events
that could have an impact on present, proposed and even potential businesses. तो ये एक एग्जाम्पल दिया है बच्चा कि नेचुरल फूड्स का लोगों में अवेयरनेस बढ़ चुका है, तो कैसे जो कंपनी नेचुरल जूसेस बना रही है उनके लिए ये फायदा हो सकता है. सो अ ट्रेंड टुवर्ड्स नेचुरल फूड्स मे प्रेजेंट एन अपॉर्चुनिटी फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन हु इज इनटू मैन्युफैक्चरिंग फ्रेश जूसेस. बरोबर. द इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रैटेजिक अनसर्टनिटी विल डिपेंड ऑन द इम्पैक्टेड एसबीयू टू अ फर्म. तो सब पे इम्पैक्ट पड़ सकता है. सम एसबीयूज आर मोर इंपॉर्टेंट देन अदर्स. तो कुछ बिजनेसेस बड़े होते हैं तो उसके ऊपर ज्यादा इंपैक्ट होगा, कुछ बिजनेसेस छोटे होते हैं तो उन पे ज्यादा इंपैक्ट नहीं होता. द इंपॉर्टेंस ऑफ एस्टैब्लिश्ड एसबीयू मे बी इंडिकेटेड बाय देयर एसोसिएटेड सेल्स. द फ्यूचर मिशन टॉक्स अबाउट द प्रेजेंट विच विल हेल्प अस गो टू द फ्यूचर. बरोबर. विजन बताता है वेयर वी वांट टू बी, मिशन बोलता है वेयर वी आर एट प्रेजेंट, हम कहां हैं. वेयर डू वी एम टू बी, विजन बोलता है वेयर डू वी एम टू, हम कहां पहुंचना चाहते हैं. ये बोलता है व्हाट डू वी डू एंड व्हाट मेक्स अस डिफरेंट. तो ये कौन से क्वेश्चन का आंसर कर रहा है, व्हाट डू वी डू एंड व्हाट मेक्स अस डिफरेंट. विजन लॉन्ग टर्म के लिए होता है, मिशन शॉर्ट टर्म के लिए होता है. विजन इंस्पायर करने के लिए होता है, मिशन इन्फॉर्म करने के लिए होता है. एंड फिर मैंने यहां पर वॉल्ट डिज्नी का एग्जाम्पल लिख दिया. विजन टू मेक पीपल हैप्पी, लोगों को खुश करना है. यहां पर अभी क्या कर रहा हूं, उसके लिए एंटरटेन कर रहा हूं, इन्फॉर्म कर रहा हूं और इंस्पायर कर रहा हूं. So with this guys we have completed the entire chapter. I hope you have enjoyed the revision. In the next class हम लोग chapter number 2 करेंगे. ठीक है. Thank you. Thanks a lot.